हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो के बारे में, आध्यात्मिक गुरु के बारे में जिन्हें भगवान तक कहा जाता था और जिनकी वजह से अमेरिका तक देश जैसे भी क्या हुआ था, डर गए थे। वो इतने डर गए थे कि उन्होंने ओशो को मारने तक की कोशिश की, ओशो के जेल में ले जाने की कोशिश की, बंद करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से ओशो को अमेरिका जैसे देशों को छोड़ना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे कि ओशो की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ओशो का अंत होता है, और किस तरीके से जो ओशो सपना सजोना चाहते थे, दुनिया को बदलना चाहते थे, दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते थे, वो सपना कैसे टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो की। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओशो को कुछ लोग बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, कुछ लोग बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु मानते थे, और कुछ लोग आज भी उनकी रास्ते पे चलते हैं, उनके ज्ञान को फॉलो करते हैं। वहीं पे कुछ इनके विरोधी भी हैं जो ये कहते हैं कि ओशो एक क्या थे, सेक्स गुरु थे, ओशो क्या थे, एक नाटकी थे। तो आइए जानते हैं कि ये सच्चाई क्या है और ये कहानी कैसे शुरू होती है। देखिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, पहले इनका जो नाम होता है चंद्रमोहन, इनका जो नाम होता है दोस्तों चंद्रमोहन जैन होता है। रजनीश कैसे पढ़ता है, ओशो कैसे पढ़ता है, हम ये बाद में बात करेंगे। इनका जन्म होता है 11 दिसंबर 1931 में, ठीक है, भोपाल स्टेट में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इनका जन्म होता है, इनके जो माता पिता होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, 11 भाई बहन होते हैं जिसमें सबसे छोटे होते हैं। और होता क्या है कि इनके जो नाना नानी होते हैं काफ़ी अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। तो इस वजह से इनका जो पालन पोषण होता है नानी के पास होता है, नाना नानी के पास होता है। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा साफ हो पाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर इंसान को बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार मिले तो आप देखेंगे वो खिलता है, फ्लावरिंग होती है उसकी लाइफ में। तो बचपन से ये नाना नानी के पास रहते हैं, तो नानी इनसे बहुत प्यार करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा छूट देती हैं, किताबें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको मिलती हैं, मतलब हर एक चीज़ मिलती है। और इनको जो सबसे बड़ी चीज़ है, सोचने का मौका मिलता है, अनकंडीशनली सोचने का मौका मिलता है, जहाँ पर ये हर कुछ कर सके। मैं बता दूं, इनकी नानी इतना इनसे प्यार करती थी कि इनके पीछे एक गार्ड रखती थी जिसके पास बंदूक होता था, कोई ओशो को परेशान ना कर सके। इस तरीके से इनको प्यार मिलता था। पर दोस्तों धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, जैसे धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, क्या होता है कि ये अपना जो बीए होता है वो डीएन जैन कॉलेज से क्या करते हैं 1955 में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं एमए कंप्लीट करते हैं। और जब ये दोनों का कंप्लीट हो जाता है, फिर ये कहां पे चले जाते हैं, रायपुर संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, एज ए प्रोफेसर, एज ए फिलोसफर। उससे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ये पढ़ने में बहुत ज्यादा विद्वान थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे, विद्वान, मतलब कि ये क्वांटम रीडिंग थी। अगर बुक ऐसे देख लिए तो बुक खत्म। इनकी जिंदगी में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगभग 1 लाख किताबें पढ़ी है पूरे जीवन काल में। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा किताबें इन्हीं के ऊपर लिखी गई हैं, मतलब इनके ही लेक्चर पे। अगर किसी इंसान के पास तो सबसे ज्यादा बुक पब्लिश करने का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ओशो के नाम से है, क्योंकि ये जो लेक्चर देते थे उस पर किताबें लिखी जाती थी और लोग बहुत ज्यादा इनको पसंद करते थे। फिर क्या होता है कि रायपुर संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने चले जाते हैं। इनका जो सोचना होता है काफी अलग होता है लोगों से। ये तार्किक होते हैं, मतलब कटाक्ष, मतलब चीजों को बहुत अलग तरीके से रखते हैं। ये हर चीज का विरोध करते हैं। अगर गांधी जी को दुनिया फॉलो करती है उसका भी विरोध करते हैं। ये भारत की बुराई करते हैं कि भारत में ये चीज गलत है। ये धर्म के प्रति सवाल उठाते हैं। ये बहुत ही थिंकिंग माइंड के थे, मतलब बहुत ही विरोधी थे, रेबल थे। तो जहां पर जब ये जाते, कॉलेज में बातें करते, किसी की बातें करते, तो लोगों का दिमाग एकदम झंझना जाता था। जब तर्क से प्रहार करते तो लोगों का दिमाग एकदम झंझना जाता, लोग परेशान होने लगते कि ये कैसे बात कर रहे हैं। ये मान्यताओं को तोड़ देते थे, आपकी सोच को, आपकी धारणा को तोड़ के रख देते थे। इस तरीके से बातें करते थे। इनकी बातें इतनी गहरी होती थी और तर्क के साथ होती थी, तो लोगों को मानना पड़ता था। तो रायपुर संस्कृत कॉलेज में कुछ ऐसा इनका चला कि हुआ क्या, वहां के जो स्टूडेंट थे सब डिस्टर्ब होने लगे, स्टाफ थे वो डिस्टर्ब होने लगे। ये इंसान तो एकदम अलग बातें कर रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है, हमारे प्रकृति के खिलाफ बातें कर रहा है, बहुत ही अलग तरीके से बातें कर रहा है, हमारे समाज के ऊपर कटाक्ष कर रहा है ये। तो होता क्या, वहाँ के जो डीन होते हैं, वहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं, वो देखते देखते समझ जाते हैं। फिर वो इनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये इंसान तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। फिर क्या करते हैं, इनको वो लोग एक दिन आते हैं, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, आप हमारे कॉलेज में पढ़ाइए। फिर क्या होता है कि ये चले जाते हैं जबलपुर में, ठीक है, क्या पढ़ाने, फिलॉसफी, ठीक है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी, तो जबलपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिलॉसफी पढ़ाने चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ फिलॉसफी पढ़ाने जाते हैं, वहाँ भी यही हाल। अच्छा, इनकी खास बात क्या थी, ये दाढ़ी हमेशा इनका बड़ा रहता था। पहले ये दाढ़ी कभी काटते होते नहीं थे,
खड़ाऊ पहनते थे और नौशा कुर्ता पहनते थे, ऐसे ही रहता था इनका। तो वहाँ पे पढ़ाने चले जाते हैं। अब पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, ये जब वहाँ के लोग इनकी बातें सुनते तो वहाँ भी यही हाल हुआ। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे सब घबराने लगे कि ये इंसान तो एकदम जादूगर की तरह है, जब बोलता है तो लोग मतलब इसके दीवाने हो जाते हैं। तो इनकी बातों का इतना असर लोगों पे होता था, अगर ये चाहते तो कह देते किसी का खून कर दे तो खून भी कर दे। इस तरीके से इनकी बातें इतनी गहरी होती थी, लोग इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते थे बातों से। वहाँ भी यही हाल हुआ। तो वहाँ के भी लोगों ने बोला कि भैया आपका थोड़ा सा जो टीचिंग है बड़ा ही मतलब खतरनाक है, बच्चे तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, एक काम करिए आप हमारे यहाँ भी मत पढ़ाइए। तो वहाँ से भी ओशो को जाना पड़ता है। फिर ओशो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में यह आता है कि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अब क्या करूँगा, मैं देश में घूम घूम के पूरे इंडिया में अलग अलग जगह घूमूंगा, वहाँ पे अपने लेक्चर्स दूंगा, लोगों को चीज़ें बताऊंगा, लोगों को अध्यात्म के बारे में बताऊंगा। फिर ये क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, अपनी बातें बताते लोगों को, अध्यात्म के बारे में बताते हैं। और लोग क्या करते हैं, इनको बहुत फॉलो करने लगते हैं। ये जहां बोलते लोग दीवाने, मतलब इन्होंने बोला ऐसे करके बस काम खत्म, इनका ये था। लोग इनके दीवाने होने लगते हैं। अब इनकी भीड़ इनके मतलब इकट्ठा होने लगती थी, ये देश के अलग अलग जगह में जाने लगे, कोने में जाने लगे। और उसके बाद क्या होता है, अब तो फेमस होने लगे हैं। उसी दौरान ये किताब लिखते हैं, संभोग से समाधि की ओर। जब ये किताब दोस्तों आती है, ओशो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। अभी तो इंडिया में तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था जिसपे कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं बोलता था, आध्यात्मिक गुरु नहीं बोलना चाहता था, डरता था कि इस टॉपिक पे बात करेंगे तो समाज हमको बहिष्कार ना कर दे, लोग हमसे नफरत ना करने लगे। लेकिन ओशो ये समझते हैं कि सेक्स की पावर समझते हैं, उसके ऊपर पूरा विस्तार में लिखते हैं कि संभोग से समाधि की ओर। अब होता क्या है कि इस किताब की इतनी बिक्री होती है कि वर्ल्ड ये बेस्ट सेलर बुक हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा किताब बिकती है, मतलब होड़ लग जाती है इस किताब की कि इस किताब में ऐसा क्या है। और इस किताब में ओशो बताते हैं कि संभोग से हम समाधि की ओर कैसे जाएं। मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि हम सेक्स करके समाधि की ओर कैसे जाएं, इसका मतलब ये था कि सेक्स की जो पावर होती है इसको हम ट्रांसफॉर्म करके समाधि की ओर कैसे जाएं। लेकिन लोग किस वजह से किताब खरीद रहे थे, इस वजह से कि वो इसमें इंटरेस्ट ले सके, क्योंकि पहली बार किसी आध्यात्मिक गुरु ने ऐसी बात की है और इनकी बातें ऐसी थी कि लोग मतलब उस किताब को खरीदना चाह रहे थे। अच्छा, ये किताब में कुछ ऐसा था नहीं कि सेक्स था, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था, जैसे थिंक एंड रिच ग्रो में है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे सर पूछ रहे थे, जब मैं किताबों के बारे में बताता हूं तो लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम किताबें कहां से लें। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहां से किताबें लिंक से जाके आप खरीद सकते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं जितने भी लेक्चर दूंगा कोशिश करूंगा मैं सबका दे पाऊँ उसमें, ताकि लिंक आपको मिल जाए तो आप आसानी से वहाँ से ले सके। तो शायद मैं इसका भी दूंगा नीचे, तो आपको अगर लेना होगा तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो मतलब ओशो के नीचे होते हैं, वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं लोगों से कि आप इसको पढ़ें, बट इसको प्रैक्टिकल ना करें, मतलब इसको प्रैक्टिकल ना अपनाएं। प्रैक्टिकल क्यों ना अपनाएं, क्योंकि शायद ऐसी चीजें होंगी कि लोगों को बोला गया है प्रैक्टिकल ना अपनाएं। लेकिन ये एक क्या था, दरवाजा खोला इसने। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, एक दरवाजा लोगों के सामने खोला सेक्स के बारे में, जब सेक्स से जो नफरत कर रहे थे। और यही इनका क्या करता है, बूस्ट करता है इनको आगे ले जाने के लिए। ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं ओशो। कुछ लोग इनको सेक्स गुरु के नाम से भी बोलने लगते हैं कि सेक्स गुरु हैं। लेकिन ओशो जो थे वो जानते थे जो युवा है, ठीक है, जो नए लोग हैं, ये क्या है, इनको कैसे मैनिपुलेट करें। इनका एक सोच था, इनका ये मानना था कि कोई इंसान जो गरीब है, जिसने भी सारे सुख नहीं भोगे हैं, वो कभी भी मतलब समाधि की ओर नहीं जा सकता, अध्यात्म की ओर नहीं जा सकता है। तो इनका ये कहना था कि जो इंसान तृप्त है, जो संतुष्ट है, जिसने सब भोग लिया है, जो अमीर हो चुका है, जिसने पैसे को कमा लिए हैं, वो अगर इंसान अध्यात्म की तरफ जाएगा तो वो वापस मुड़ के नहीं जाए, क्योंकि उसने तो सब भोगा है, उसको वो चीजें फिर से आकर्षित नहीं करेंगी, तो आध्यात्म की तरफ वो जा पाएगा। कहीं कुछ ना कुछ हिसाब से सही था। और इनका बोलना था कि गरीब लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है, पहले वो अमीर बने, पैसा कमाए, पहले सक्सेसफुल हो ले, पहले सारा सुख भोग ले, फिर वो आध्यात्म की तरफ आए। इसीलिए आप देखेंगे इनके जो आश्रम में जब जो लोग आते थे, बहुत अमीर लोग आते थे। इनके आश्रम में खास बात क्या थी, मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो इनसे जलते थे, क्योंकि इनके पास 100 रॉल्स रॉयल थी उस टाइम में, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं थी। इतना ज्यादा इनके पास, ये हीरे की वो पहनते थे, मतलब टोपी पहनते थे, तो मतलब बहुत आलीशान जिंदगी जीते थे। अब जैसे ही बुक आती थी दोस्तों, फिर ये सोचते हैं कि अब बहुत घूम घूम के पढ़ा लिया, अब ये सोचते हैं कहीं मैं आश्रम बनाए। तो ये क्या होता है, अपना पहला आश्रम कहाँ बनाते हैं, मुंबई में, पुणे में, वहां पे बनाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे पुणे का ही आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है, कभी आप जाइएगा तो यहाँ से जरूर जाइएगा। यहाँ पे आप देखिए सन्यासी हैं,
तो जो सन्यासी आते हैं तो ओशो उनको नाम देते हैं नियो सन्यासी के, मतलब ऐसा सन्यासी जो युवा है, जो नए हैं और नए विचारों वाले हैं, जो सुख भोगते हैं, जो अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, जो ऐश करते हैं। मतलब इन्होंने उसको बदल के रख दिया, सन्यास के डिफिनेशन को बदल के रख दिया कि सन्यासी का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है जो साधु संत हो कहीं जंगल में जाके रहे। सन्यासी का मतलब ये होता है कि सुख भोगते हुए, अय्यासी से रहते हुए, जिंदगी का मजा लेते हुए वो क्या करे, सन्यास में आगे बढ़े। विनोद खन्ना, इस सब जानते हैं ना, ये लोग भी इनके आश्रम में गए हैं। ये लोग इनको अपना गुरु मानते थे, विनोद खन्ना। अच्छा, एक बार हुआ क्या था कि विनोद खन्ना जो थे इनके आश्रम में जाते थे, तो विनोद खन्ना की जो वाइफ थी वो चाहती थी कि विनोद खन्ना आश्रम में ना जाए। तो वो क्या कि विनोद खन्ना झगड़ा करने लगी। तो विनोद खन्ना को मजबूर होके क्या हुआ कि कुछ दिन आश्रम में नहीं गए। तो ओशो बोल रहे हैं कि विनोद खन्ना आज आया नहीं, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू नहीं आया, तू बीबी की बात मान के वहां रुक गया, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। क्योंकि ओशो का एक फिलॉसफी था कि अगर आपको संन्यास लेना है तो ज्यादातर इस फेवर में थे कि आप घर ये सब छोड़ के, बीबी भाई सब छोड़ के आओ। इनका ये मानना था कि आध्यात्म तभी आप जा सकते हो। तो विनोद खन्ना कुछ दिन जाते उसके बाद हो जाना बंद कर देते। और भी एक्टर थे बॉलीवुड के, लोग ये भी बोलते हैं कि विनोद खन्ना ने अपना कैरियर तक खराब कर लिया ये इनकी वजह से, मतलब आध्यात्म की वजह से। अब ये तो विनोद खन्ना ही जानते थे कि उनको क्या मिला अध्यात्म में, क्या नहीं मिला, ये उनकी कहानी है। तो ये आश्रम रहता है। फिर क्या होता है, तो ओशो में खास बात क्या थी, वो डेली 3 प्रवचन देते थे, 3 घंटे का। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होते होते क्या होता है कि इनकी फिर 3 लेक्चर से 2 लेक्चर हो जाते हैं, 2 लेक्चर से 1 लेक्चर हो जाते हैं। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि अब क्या होता है कि इनको, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके जो सन्यासी होते हैं, जो दूर दूर फैले होते हैं, वो लोग बोलते हैं गुरु जी आप एक काम करिए, आप अमेरिका आ जाइए, वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ का माहौल अच्छा है, आप वहाँ पे आ जाइए। तो इनके जो सन्यासी थे, ठीक है, वो अमेरिका में एक जगह लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और उस जगह का नाम क्या रखा जाता है, रजनीशपुरम। और उसी वक्त, ठीक है, इनका नाम रख दिया जाता है, पहले तो इनका नाम था रजनीश, आचार्य रजनीश। यहाँ पे जब आते हैं तो इनका नाम रख दिया जाता है भगवान रजनीश, लॉर्ड रजनीश। क्योंकि जैसे ही यहाँ आते हैं वो तो बोलते हैं कि मैं अब आध्यात्म को प्राप्त हो चुका हूं, मैं अब एनलाइटमेंट हो चुका हूं, मैं अब भगवान बन चुका हूं, जो कि अंतिम क्या होता है, अंतिम लक्ष्य होता है, मैं वो प्राप्त कर चुका हूं, मैं अब भगवान हूं। ओशो रजनीश घोषणा करते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने वो लक्ष्य प्राप्ति कर ली है, मैंने वो अनुभव कर लिया है जहां पे पहुंच के इंसान भगवान बन जाता है। अब इनका नाम भगवान रजनीश रख दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे इनका आश्रम होता है। और देखते ही देखते दोस्तों लगभग 20 से 30 हजार इनके सन्यासी बन जाते हैं। सब अमीर, सब पैसे वाले, क्योंकि ओशो का यह मानना था कि जो अमीर है वही आध्यात्म की तरफ जा सकता है, वही अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, गरीबों के लिए नहीं है। तो अमीर लोग आए और देखते ही देखते वहां पे 5000 घर बन गए। देखते ही देखते वहां पे 100 रोल्स रॉयस गाड़ियां आ गई। और देखते ही देखते वहां पे एयरपोर्ट बन गए। और क्या हुआ, वहां पे गार्ड बन गए, वहां की सेना बन गई, वहां पे एक पूरा सिस्टम बन गया, एक नया समाज बन गया, एक नया देश बनने लगा। और होते ही तो होते दोस्तों अब क्या था कि पूरी तरीके से वहां पे ओशो रजनीश का सिस्टम चलने लगा। जो ओशो चाहते थे कि अलग दुनिया बनाए, लोग उनकी बातें माने, लोग उनके हिसाब से रहें, यहाँ पे ये होने लगा। यहाँ पे खुली छूट थी कि आप सेक्स कर सकते हो, आप किसी से प्यार कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल चाहे, खुली छूट थी। यहाँ पे सब होने लगा। लेकिन डरा कौन, अमेरिका। अमेरिका क्यों डरा, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ पे एक ऐसा ही एक फिलॉसफर था जिसने कई लोगों की जान मार डाली, लाखों लोग, मतलब हजारों लोग मरे। ऐसा ही हुआ था अमेरिका के साथ। अमेरिका डर रहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट डर रहे थे। ओशो में क्या गलती की, ओशो फिर वहां पे जब प्रवचन देने लगे, वो क्या करते थे, पहले भारत की बुराई करते थे, पहले गांधी जी की बुराई करते थे, वो गांधी जी की नीतियों के खिलाफ थे। और वहां पे जाते ही अमेरिका की बुराई करने लगते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बुराई करने लगते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं उन पे अटैक करने लगते हैं। ये क्यों करते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये ऐसा ही है कि आप बड़े लोगों को अटैक करेंगे तो आपको ख्याति मिलती है, आपको आकर्षण मिलता है लोगों का। ये वहां पे अटैक करने लगे। होता क्या है कि अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि इनके जो आश्रम होता है, यहाँ पे आप जैसे इतनी बंदूकें हैं, यहाँ पे गार्ड्स हैं, पूरी तरीके से ऐसे लोग थे यहाँ पे। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट इसी का फायदा उठाती है। अब वो क्या करती है, इनके ऊपर एक केस करती है कि इनकी लोगों ने क्या किया है, आसपास माहौल खराब किया है, कुछ ऐसे गलतियां की हैं, मतलब कानून के खिलाफ जाके इन्होंने काम किया है। और उसके तहत क्या होता है दोस्तों, ओशो को, ठीक है, जैसे आप यहाँ हथेली देख रहे हैं, ओशो को जेल में लेके जाया जाता है।
ओशो को ऐसे लोगों के बीच में रखा जाता है जो बीमार हैं, जिनके पास बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, जिनकी वजह से ओशो मर भी सकते हैं। कुछ दिन उनको बीच में रखा जाता है, पर ओशो को कुछ नहीं होता, फिर उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। और कुछ वक्त के बाद जब सबूत नहीं मिलते तो इनको रिहा किया जाता है, इस शर्त पे कि वो भारत कभी नहीं आएंगे और इन्हें $5 मिलियन पैसे भी देने पड़ेंगे। अब क्या होता है, ओशो अपने जो उनका मेन होते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कोई रास्ता है, कोई ऐसा कुछ है। बोलते हैं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, अदरवाइज आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है, मैं देश छोड़ूंगा। फिर ये क्या करते हैं, और देशों में जाते हैं अमेरिका छोड़ के। अमेरिकी सरकार इस बात में बहुत खुश होती है कि वो ओशो को भगाने में कामयाब होती है। वहां पे चले जाते हैं, फिर कई देश में जाते हैं, 21 देशों में जाते हैं, पर इन्हें कहीं एंट्री नहीं मिलती है। फिर अमेरिका के बगल में एक देश होता है, वहां पे जाते हैं, कुछ दिन वहां पे रहते हैं। वहां के देश वालों ने भी बोल दिया भैया आप यहाँ पे मत रहिए, यहाँ से चले जाइए। अब ओशो कहाँ जाए, भगवान कहाँ जाए। तो ओशो क्या करते हैं, अपने घर वापस आते हैं थक हार के भारत। भारत आपको पता है कि हर किसी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कोई भी आए सबको अपने गले से लगाता है। ओशो भारत आते हैं, वही पुणे में आते हैं, और ओशो बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान मत कहो, मुझे कुछ और नाम दो, मुझे भगवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। फिर ओशो को नया नाम चुना जाता है। नाम क्या होता है, ओशो। भगवान रजनी से ओशो, ओशो का मतलब होता है समुद्र में मिल जाना, ठीक है, मतलब ज्ञान में मिल जाना। तो ये अपना नाम ओशो रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ वक्त बाद यहाँ पे लेक्चर देते देते क्या होता है कि काफ़ी दिन तक ये लेक्चर देते हैं, और धीरे धीरे इनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। ख़राब होते 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 और एक टाइम बाद आता है कि इनकी डेथ हो जाती है। और कुछ जब बाद में जब रिकॉर्ड निकल के आता है, जब इस पर जाँच चलती है, तो ये पता चलता है कि इनको स्लो पॉइजन भी दिया गया था। ऐसी बातें निकल के आती हैं कि अमेरिका ने उसी वक्त इनको स्लो पॉइजन दे दिया था, और धीरे धीरे क्या होगा, ये बाद में बीमारी होते होते ये मर जाएंगे। ऐसा भी कुछ लोग मानना है, कुछ इस पर रिपोर्ट भी निकल गई, बट पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है। ये थी पूरी ओशो की कहानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया था अपने शब्दों से। गुलाम मतलब यार लोग फॉलोवर कहे, आध्यात्मिक गुरु कहे। मैंने कहा कि इनके दो पहलू हैं, कुछ लोग इनको गुरु मानते हैं, कुछ लोग इनको बहरूपिया भी मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेक्स गुरु हैं। अब जिन अनुभव के हिसाब से बता सकते हैं लोग कि ये क्या है। यहाँ पे आप पिक देख रहे हैं माँ आनंदशिला की। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, माँ आनंदशिला इनके साथ सबसे पहले आई, इनका राइट हैंड थी, काफ़ी वक्त इनके साथ रही, कई सालों तक इनके साथ रही। लेकिन बीच में जो क्या होता है, कुछ विवाद होता है। माँ आनंदशिला को ऐसा लगता है कि ओशो इनके साथ नहीं, इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक टाइम बाद इनकी क्या है, जो गद्दी है, क्योंकि ये पूरा हैंडल करती थी आश्रम को, पूरे पैसे को हैंडल करती थी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो माँ आनंदशिला को क्या होता है, इनके बीच में विवाद होता है। माँ आनंदशिला इनको छोड़ के चली जाती हैं और इनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगती हैं, ठीक है। और बहुत सारे इनकी चीज़ें निकल के आती हैं। माँ आनंदशिला बताती हैं कि ओशो अपने आप को भगवान बताते थे, लेकिन उनकी दांतों में दर्द होता था। वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट लोगों के साथ करते थे कि जिससे लोगों की जान चली जा सकती थी। माँ आनंदशिला ये भी बताती हैं कि ये इंटरव्यू है, ठीक है। माँ आनंदशिला ये भी बताती हैं कि ओशो ने क्या किया था कि एक जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा ओशो को क्या किया था, टॉर्चर किया था, काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से ओशो काफ़ी परेशान थे। लेकिन ये बात माँ आनंदशिला कब बोलती हैं, ये तब बोलती है जब वहाँ से निकल जाती है। उससे पहले उनको वो सारी कमियाँ नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से ओशो पर काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगे कि ओशो कैसे गुरु थे। लेकिन ओशो से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हैं, यूथ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, क्योंकि काफ़ी रियल में हेल्प मिलती है इनकी लॉजिकल बातों से। तो दोस्तों ये ओशो का पूरा लेक्चर था, इनकी कहानी थी, किस तरीके से ओशो ने शुरुआत की और किस तरीके से इनका अंत होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिए, ताकि और भी लोगों को इनके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।